नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का सब कुछ सकुशल होंगे। 5 4 3 2 1। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ सकुशल होगा। आज हिंदी के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णों के क्या भेद होते हैं तथा उनके उच्चारण स्थान के बारे में। हमारी चर्चा का मुख्य विषय रहेंगे स्वरों के बारे में कि स्वर कितने होते हैं, स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है और स्वरों को कितने भागों में भेद किया गया है। कल के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे व्यंजन के बारे में और ऐसे धीरे धीरे करके 90 डेज का हम लोगों का मास्टर प्लान सीरीज है जिसमें हम लोग 60 डेज थ्योरेटिकल क्लास करेंगे और लास्ट के 30 दिनों में हम लोग करेंगे अपनी PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए वर्णमाला होती क्या है। वर्णमाला की डेफिनेशन के बारे में ध्यान रखिए। इससे पहले आप ध्यान रखिए वर्ण क्या है। ध्वनि का लेखन रूप या ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि क्या है? वह छोटी छोटी इकाई जिसके और खंड ना हो सके। वैसे वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड ना हो सके। अगर वर्णमाला के बारे में चर्चा करेंगे तो वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित सुक्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध क्रम जो है वो वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कंफर्म हुआ। वर्णमाला क्या है? हिंदी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को हिंदी वर्णमाला में कहते हैं। हिंदी की या भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे वर्ण कहते हैं। आपसे क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है। एक ये पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी, नाम याद रखिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप याद रखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अगर आपसे यही पूछ ले भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है तो आपको शब्द के बारे में याद रखना है। सार्थक का मतलब क्या होता है? सार्थक का मतलब होता है अर्थ जिसका निकल रहा हो। अर्थ सबसे कम सबसे छोटी इकाई जिसका कोई अर्थ हो तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग शब्द के नाम से जानते हैं। हिंदी की सबसे अच्छी खासियत यह है कि हिंदी पूर्णतः वैज्ञानिक है तथा इसमें उच्चारण स्थान के आधार पर ही सब कुछ डिसाइड होता है। किसका किस तरह से उच्चारण हो रहा है, उच्चारण करते समय उसके मुख की आकृति किस प्रकार से होती है, जीभ के क्रम में क्या परिवर्तन होता है, इन्हीं सब के आधार पर वर्णों के भेद होता है। अगर हिंदी वर्णमाला में वर्णों के बारे में चर्चा करें तो हिंदी वर्णमाला को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक उच्चारण के स्थान पे, उच्चारण के आधार पे, दूसरा लेखन के आधार पे। जब कभी हम लोग चर्चा करेंगे उच्चारण के आधार पे तो उच्चारण के आधार पे जो वर्णों की संख्या है वो 45 है, 45 वर्ण है, जिसमें से 45 में 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन है। लेखन के आधार के बारे में चर्चा करें, लेखन के आधार पे वर्णों की संख्या 52 हो जाती है, जिसमें से 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। 35 व्यंजन के साथ 4 और संयुक्त व्यंजन और सम्मिलित हो जाते हैं। 4 व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। कुल 52 हो गए। अब आपसे इन सभी के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले स्वरों के बारे में। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या क्या है? उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है, जिसमें से 10 स्वर है और 35 व्यंजन है। 10 स्वर याद रखिए, छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी, उ ए ओ और व्यंजन 35 35 का ख ग घ र छ छ छ त त न प फ ब म य र ल व स स छ। अब चर्चा करते हैं लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या 52 है, जिसमें से 13 स्वर है, 35 व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन च छ। मेरे ख्याल से आप लोगों को कंफर्म नहीं है तो फिर आप लोग डिटेल में कंप्लीट क्लास को देखिएगा। सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे जिसमें से स्वरों के बारे में, स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में, स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया, इन सभी के बारे में आज हम लोग क्लास में चर्चा करते हैं। आपके लिए बारे में एक और अच्छी चीज, इन सभी की PDF आप लोगों को हमारे फ्री ग्रुप में इसमें मिल जाएगी। चाहे आप हमारे दिव्यांश पाठशाला के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो, चाहे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हो, दोनों जगह नहीं जुड़े हैं तो एक G ड्राइव का लिंक होगा, वहां पे आपको सारी क्लासेस फ्री में मिलती रहेंगी। सबके PDF नोट्स आपको क्लास स्टार्ट होने के 1 से 2 घंटे पहले ही मिल जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं स्वरों के बारे में। स्वर क्या है? स्वरों की संख्या कुल 11 है। अब लेखन के आधार पर हम लोगों ने 13 पढ़े। इसमें से 2 ऐसे स्वर हैं जिसको हम लोग अंग और आह के नाम से जानते हैं। इन दोनों को अयोगवाह की श्रेणी में डाल गया है वर्तमान समय में। ठीक। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 है, वो भी कौन? अंग और आह। ये है होते हैं अयोगवाह स्वर होते हैं। अब वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी हुई? 11। आ ई उ र ए ओ। ठीक। अब इन 11 के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा, इनके वर्गीकरण के बारे में कि स्वरों को उच्चारण के स्थान पे, ओष्ठाकृति के आधार पे, जिह्वा की क्रियान्वयशीलता के आधार पे, मुख आकृति के आधार पे, नासिका के आधार पे कितने भागों में बांटा गया। इन 13 स्वरों को, या 13 की जगह आप यहाँ पे 11 रखिए, 11 स्वरों को 5 मुख्य भागों में या 5 श्रेणी के आधार पर विभाजित किया जाता है। सबसे पहले उच्चारण अवधि के आधार पे, जैसे अ को बोलने में सिर्फ छोटा सा समय लगा, पर आ ज्यादा टाइम लग गया, ई कम टाइम लगता है, ई ज्यादा टाइम लगा। अभी कम समय, ज्यादा समय या बहुत ज्यादा समय, कितना समय लग रहा है, इसलिए उच्चारण अवधि के आधार पे। ओठों की आकृति देखिए, जब हम लोग आ बोल रहे हैं, ऊ बोल रहे हैं तो ओठों में डिफ्रेशन, आप लोग ध्यान देखिए, ओठ क्या आ
ई ऊ, ये जो ओठों की आकृति में परिवर्तन हो रहा है उस आधार पर विभाजित किया जाता है। जीभ की क्रियाशीलता के बारे में आप उच्चारण करके देखिए, आ ई, तो जीभ जो आगे जा रही पीछे जा रही, कुछ वर्ण आगे से निकल रहे होंगे, कुछ मध्य से निकल रहे होंगे, कुछ पश्चात स्थिति से निकल रहे होंगे, तो उस जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे जीभ कितनी एक्टिव रही, जीभ का कौन सा पार्ट एक्टिव रहा उस आधार पे। मुख आकृति के बारे में, कभी कभी पूरे ओठ की नहीं पूरे चेहरे की ही आकृति बदल जाती है उनके आधार पे। साथ में नासिका, कुछ नाक से भी उच्चारण किया जैसे आ, इनके आधार पे भी स्वरों का विभाजित किया जाता है। अब इन आधार पे स्वरों का विभाजन क्रम को अब हम लोग पढ़ेंगे एक। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इसमें से उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के आधार पे स्वरों को 3 भागों में बांटा गया, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुस स्वर। याद करने का सबसे कम समय इसमें लगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा समय लगा, और प्लुस स्वर में बहुत अधिक समय लगा। उच्चारण की अवधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो उच्चारण अवधि के आधार पर ध्यान रखिएगा। हर्ष स्वर में सबसे कम समय लगा, दीर्घ स्वर में उससे ज्यादा, और प्लुस स्वर में उससे भी अधिक, या सबसे अधिक वक्त, सबसे अधिक समय जिन स्वरों को उच्चारण में लगता है उन्हें हम लोग प्लुस स्वर के नाम से जानते हैं। अब हर्ष स्वर के बारे में पढ़ते हैं। हर्ष स्वर है क्या? हर्ष स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, या इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, साथ में इन्हें कभी कभी हम लोग लघु स्वर भी कहते हैं। इनके अन्य नामों के बारे में चर्चा करें तो मूल स्वर, शांत स्वर, स्थिर स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है याद रखिए, इनकी संख्या 4 है। इन चारों को याद रखिए, छोटा अ, ई, उ, रे, उ और रे। ठीक। हर्ष स्वर क्या है? जिनके उच्चारण में एक मात्रक समय लगे, या अल्पकाल या अत्यधिक अल्पकाल लगता है, उन्हें हर्ष स्वर के नाम से जानते हैं। हर्ष स्वर के अन्य नाम कौन कौन से? इन्हें हम लोग एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर, शांत स्वर, मूल स्वर एवं स्थिर स्वर के नाम से भी आपको देखने को मिलेगा। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 है, आ ई उ रे। दीर्घ स्वर के बारे में चर्चा करें। दीर्घ स्वर जिनको हर्ष स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है, या हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगता है, उन्हें हम लोग दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। दीर्घ स्वर में है कौन कौन से? इनकी भी संख्या 7 होती है। इन सातों को याद रखिए, बड़ा आ, ई, उ, ए, ओ और औ। इसमें भी सजाती दीर्घ स्वर एवं विजाती। सजाती क्या है? जब आ हुआ, जो आ का निर्माण हुआ छोटा आ तथा छोटा आ मिला के, इस तरह आ का निर्माण हुआ। ई का निर्माण क्या होगा? बड़ी ई, छोटी ई, धन छोटी ई, इस तरह से बड़ी की। ऊ क्या है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो ये हो गया सजाती स्वर। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछे, सजाती दीर्घ स्वर कितने होते हैं? सजाती दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है। इसके बाद ये जो 4 है, ये 4 है विजाती दीर्घ स्वर। ठीक। अब हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं दीर्घ स्वर से आगे आते हैं प्लुस स्वर। प्लुस स्वर क्या है? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें हम लोग प्लुस स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे ओम, राम, सीते। ठीक। ये जो अंक की मात्रा ओम, आप बोल के देखिए, जब कभी आप ओम पढ़ेंगे तो ओम नहीं, ओम, ये जो ओम आया, तो ये है प्लुस स्वर। हर्ष स्वर पढ़ा। हर्ष स्वर क्या? एक मात्रक समय लगेगा। संख्या कितनी हुई? 4। हम लोगों ने इसके बाद पढ़ा दीर्घ स्वर। संख्या कितनी हुई? 7। दीर्घ स्वर में भी समान होते हैं, एक सजाती एवं विजाती होते हैं। सजातियों की संख्या 3, विजातियों की संख्या 4। हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगा दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर से ज्यादा समय कितने लगा? प्लुस स्वर में। अब हम लोग चर्चा करते हैं ओठों की आकृति के आधार पे, कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में विभाजित। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार। वृत्ताकार क्या है? जिनके उच्चारण में ओठ वृत्त के समान गोल हो जाते हैं। जब वृत्त के समान गोल हो जाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? वृत्ताकार ओष्ठ। ये वृत्ताकार स्वर वृत्ताकार ओष्ठाकृति के आधार पर। अवृत्ताकार जिनमें ओठों की संख्या, ओठ जिनके उच्चारण में ओठ नहीं होंगे, ओठ गोल नहीं होंगे, या ओठ वृत्त के समान नहीं होंगे बल्कि फैले रहेंगे। जैसे आ ई उ रे ए। जो ऊ है, ऊ ओ। आप हिंदी भाषा में सबसे अच्छी चीज है, अगर आपसे पूछ ले वृत्ताकार स्वर क्या है, 4 ऑप्शन होंगे, उन चारों में से अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको करना क्या है? सभी का उच्चारण करके देखना है, क्योंकि पूरा का पूरा हिंदी प्रैक्टिकल बेस पे है। जब कभी आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तुरंत आपके मन में विचार आ जाएगा कि ये वृत्ताकार है, ये अवृत्ताकार है। फिर हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार पर क्या है? जब कभी आप किसी लेटर को बोलते हैं तो उसमें जीव का एक पर्टिकुलर भाग वर्क करता है। जैसे हमारी जीभ कुछ इस तरह से बनी हुई है, इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक ये रहा हमारा अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। इसी आधार पे जीभ के आधार पे जब कभी भी जीभ के आधार पे स्वरों को विभेद किया गया। जीभ के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया, एक अग्रभाग से उच्चारित होने वाले, मध्य भाग से उच्चारित होने वाले और पश्च भाग से उच्चारित होने वाले। अग्रभाग से जीभ के स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग से होता है उन्हें हम लोग अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई ए। याद रखिए ई ए। आप लोग उच्चारण करके देखिए क्या ई ए। मध्य भाग के बारे में चर्चा करें। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है उन्हें हम लोग मध्य स्वर कहते हैं। जैसे आ
फिर चर्चा करते हैं पश्च भाग के बारे में। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पश्च भाग से या जीभ के पिछले हिस्से से होता है उन्हें हम लोग पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। आ, उ, ओ, औ। ठीक, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उच्चारण अवधि के आधार पर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, साथ में प्लुस स्वर। फिर हम लोगों ने पढ़ा इसके बाद ओठों की आकृति के आधार पर वृत्ताकार, आवृत्ताकार। फिर हम लोगों ने पढ़ा जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर अग्र, मध्य एवं पश्च के बारे में। अब हम लोग चर्चा करते हैं मुख की आकृति के आधार पर। मुख आकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में विभाजित किया गया। एक संवरण स्वर, अर्ध संवरण स्वर, विवरण स्वर, अर्ध विवरण स्वर। अगर आपको याद करने में नाम में कंफ्यूजन हो रहा है तो याद रखिए संवरण में आप लोग लिख लीजिएगा बंद और विवरण में आप लोग ये लिख लीजिएगा खुला हुआ। अब आपको तुरंत याद हो जाएगा, कंप्लीट याद हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा इसमें। संवरण स्वर क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख्य द्वार सकरा या बंद रहता है, बंद हो जाता है, उन्हें हम लोग संवरण स्वर कहते हैं। अर्ध संवरण क्या है? जिनमें अर्ध रूप से बंद रहता है, अर्ध रूप से बंद रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध संवरण। विवृत क्या है? जिनमें मुख द्वार पूर्णतः खुला रहता है उन्हें हम लोग विवृत, और जिसमें अर्ध रूप से खुला रहेगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे? अर्ध विवरण स्वर कहेंगे। अब हम लोग इसके बारे में, इनकी संख्याओं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, और जिन्हों हम लोगों ने 11 स्वरों के बारे में चर्चा की थी, उन स्वरों में से कौन से स्वर संवृत हैं, कौन से स्वर विवृत हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। संवृत स्वरों की संख्या 4 है, ई उ। अर्ध संवृत स्वरों की संख्या 2 है, आ, ए और ओ। विवरण स्वरों की संख्या 2 है, आ और औ। अर्ध विवरण के बारे में चर्चा करें, अर्ध विवरण की संख्या 4 है, आ, ई, ओ, औ। ठीक, अब आपको नहीं कंफर्म हो रहा तो याद रखिए, जब हम लोगों ने पूर्णतः खुला या पूर्णतः बंद के बारे में चर्चा करेंगे तो स्वर संवरण स्वर होंगे या विवृत स्वर होंगे। इनकी संख्या 4 है। जब कभी अर्ध संवरण एवं अर्ध विवृत होंगी तो इनकी संख्या 2 है। अब हम लोगों ने अभी तक जितनी चर्चा की उसी आधार पर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं नासिका के आधार पर या नाक के प्रयोग के आधार पर स्वरों को किन भागों में विभाजित किया। नाक के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक निरुनासिका, एक अनुनासिका। निरुनासिका क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में नाक का प्रयोग नुर मतलब नहीं किया जाता है उन्हें हम लोग कहेंगे निरुनासिका। और अनुनासिका क्या है? जिन स्वरों में नाक का प्रयोग किया जाता है या नाक की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम लोग निरुनासिका सानासिका या अनुनासिका कहते हैं। नाम कंफर्म करके क्या है? जब कभी सानासिका के बारे में नाक का प्रयोग किया जाएगा, निरुनासिका नाक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। निरुनासिका सभी स्वर, फिलहाल जो हम लोगों ने अभी 11 स्वरों के बारे में चर्चा की, ये 11 के 11 स्वर निरुनासिका ही होते हैं। परंतु जो हम लोग 2 अयोगवाग के बारे में चर्चा की, जैसे आंख की मात्रा, जैसे हंसना, आंख, नाक, सरसों, परसों, चंद्रबिंदु एवं चांद, ये दोनों के दोनों प्रयुक्त होते हैं नासिका के लिए। ये किसी भी अक्षर के साथ लग सकते हैं। अब हम लोग 2 बारे में और चर्चा कर लेते हैं, एक समान स्वर के बारे में, एक असमान स्वर के बारे में। इसके बाद हम लोग स्वरों की इस चर्चा को समाप्त करेंगे। स्वरों के उच्चारण स्थान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे संध और समान। संध स्वर क्या है? इनको हम लोग विजातीय स्वरों के नाम से भी जानते हैं एवं भिन्न स्वरों के नाम से भी जानते हैं। वे स्वर जब 2 स्वरों का मेल होता है, जैसे छोटा आ के साथ आ मिलता है तो हम लोग बड़ा आ का निर्माण करते हैं। ये निर्माण किस तरह से हुए संधि की क्लास में हम लोग डेडिकेट करेंगे जब वर्णमाला कंप्लीट होगी। वर्णमाला के बाद हम लोग संधि का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। समान स्वर क्या होता है? ये हुआ आपका समान स्वर का एग्जाम्पल। जब कभी असमान स्वर, जैसे आ के साथ ए मिल गया, ठीक है, तो ये निर्माण हो जाएगा ए का। ठीक है, ए का जब निर्माण हो जाएगा तो इस बारे में, इसको हम लोग पढ़ेंगे असमान स्वर के बारे में। इसको संयुक्त स्वर, विजातीय स्वर, आसवर्ण वर्ग या असमान स्वर के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या 4 है, ए, ऐ, ओ और औ। समान स्वर क्या होते हैं? जब 2 स्वर सेम ही रहते हैं, जैसे छोटा छोटा मिलके बड़ा बन जाता है, छोटा ये छोटी मिला के बड़ी बन जाता है, छोटा बड़ा मिला के बड़ा, इन्हें समान स्वर के बारे में कहते हैं। ये इनकी संख्या 3 है। अगर मात्राओं के बारे में चर्चा करें तो मात्रा थोड़ी सी याद रख लीजिएगा क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब कभी जो कभी पूछा जाए तो वो आपको याद रहना चाहिए। जैसे बड़ा आ की मात्रा छोटा आ की मात्रा नहीं होती, बड़ा आ की मात्रा ये है, जिसे काम के रूप में छोटी ई की मात्रा इस तरह से, बड़ी ई की मात्रा इधर से लगती है। छोटा, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो आप लोगों को कंफर्म ही होगा। इससे संबंधित कोई भी डाउट आपके दिमाग में तो आना ही नहीं चाहिए। अगर अभी भी इससे संबंधित कोई डाउट है तो मैं आपसे सजेशन करूंगा कि आप लोग एक बार किसी भी छोटे बच्चे की किताब लेके पढ़ लीजिएगा। छोटा आ की कोई भी मात्रा नहीं होती। और एक और शब्द के बारे में हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, सिरोरेखा क्या होती है। आपसे लगता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिरोरेखा क्या है। जब कभी भी कोई भी शब्द पूर्ण हो जाता है, शब्दों की पूर्ण होने के बाद उसके ऊपर एक रेखा खींची जाती है, सीधी लाइन खींची जाती है, इस रेखा को हम लोग सिरोरेखा के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग सिरोरेखा कहते हैं। अब
अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आज हम उन स्वरों के बारे में चर्चा की, कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, उनसे संबंधित क्या भेद है, क्या क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग कल के सेशन में चर्चा करें। अगर आपको हमारे सेशन अच्छा लगा, सेशन को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे, पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। आपने व्यूज कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप दिव्यांश पाठशाला को किसी तरह की मदद देना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, QR कोड है, स्कैन करके आप मदद कर सकते हैं। आज के सेशन को यहीं रखते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।